अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, कल तोशाखाना रेफरेंस में 2 बजे इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। कल क्या होने जा रहा है, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। क्या इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे या नहीं? तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब को कितना खतरा है? और हुकूमत जो इस वक्त उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद इमरान खान साहब अगर तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल हो जाते हैं तो हुकूमत का क्या रद्द लोग उससे बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब कल के केस में नाअहल हो जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे अगर तो जो भी कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च को लेकर क्या फैसला होगा। जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, तो वो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासकर इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक हुकूमत की जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने यह जरूर कहा है कि लॉन्ग मार्च में अगर किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो जरूर मुदाखलत की जाएगी। तो इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और किस तरह से अब स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जब ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई तो उसके बाद से नवाज शरीफ साहब काफ़ी परेशान भी दिखाई दिए। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी किए, आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने एक और बड़ी कैटेगोरिकली बात ये की है जो राय के मुताबिक सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि इमरान खान साहब या किसी भी नुमाइंदे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इस सवाल से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर राज साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अमजद खान न्याई साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। प्रोग्राम का आगाज मैं अनवर राज साहब आपसे करूंगी, अगर आपने सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रही है तोशाखाना रेफरेंस के अंदर, सबकी नजरें तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर पड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ी हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या जो है वो फैसला आने जा रहा है। तो कल क्या होने जा रहा है? देखिए मारिया, मुझे लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तोशाखाना केस में इमरान खान से मुतालिक फाइंडिंग देगा और उस फाइंडिंग पर अमल दरामद जो है वो हुकूमत को कहा जाएगा कि वो इस हवाले से जो कार्रवाई है बाकायदा तौर पर वो करें। और मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है तोशाखाना का फैसला मुतवक्के है। ये हमारी अपनी जो सियासी जो हमारे प्रेडिक्शन हैं वही हो सकती हैं, क्योंकि इस हवाले से वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ हेयरिंग हुई और उसको अपोज भी किया गया और उससे मुतालिक ये उधर पेश किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि इस मामले पर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने भी तोशाखाना से बहुत सारे तहफ़ लिए थे, उनको भी इंक्वायर किया जाए। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि पहले जिस तरह आपको टाइम दिया गया और आपको सुना गया और पूरी तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया। और लगता यह है कि इस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपने फैसले में हुकूमत पाकिस्तान को ये डायरेक्शन देगा कि वो इस पर बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। तो मुमकिन है 621F के तहत हुकूमत जो है वो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजे और इमरान खान साहब की नाअहली के लिए एक पिटीशन जो है, एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया जाए। मुमकिन है कि इस हवाले से यही जो मेरी प्रेडिक्शन हैं, जो कानून और आइन कहता है, शायद इसके मुताबिक इमरान खान साहब को नाअहली के लिए हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और ताकि इमरान खान साहब पर जो पोलिटिकल प्रेशर है उसको भी बढ़ाया जा सके और इमरान खान साहब को इस अगले आम इंतखाबात से दूर भी रखा जा सके। इस तरह भी हुकूमती हल्के जो है वो इस हवाले से सोच रहे हैं और उस पर काम भी किया जा रहा था। हम आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने इसका फैसला करना है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले में क्या डायरेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को देता है और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान उस डायरेक्शन और उस फैसले की रोशनी में क्या इमरान खान साहब को 621F के तहत नाअहल करने के लिए जाती है। ये वही फैसला है जो 2018 में जिसका शिकार हुए थे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब और उनको ताहयात नाअहल किया गया था। लेकिन इस हवाले से आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सुने थे कि वो कहते हैं कि ये काला कानून है और उस पर ताहयात नाअहली नहीं बनती। तो मुमकिन है कि इस हवाले से पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन दी जाए कि वो
सजा का तयन करे और मुमकिन है कि ये सजा जो ताहयात नहली की है, चूंकि इस हवाले से आइन में कोई भी तजवीज़ नहीं की गई कि ये सजा कितनी होनी चाहिए। तो अब पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जा सकती है कि आप इस पर लेजिस्लेशन करें और इसकी सजा का तयन करें और तजवीज़ करें कि सजा कितनी होनी चाहिए। तो ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी सियासी कैरियर के हवाले से उनको मुश्किलात का सामना होगा। कल 2 बजे इस फैसले का ऐलान किया कल का जाएगा जो फैसला और होगा वो उस हवाले से चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो भी प्रोसीडिंग्स चलती रही उसमें जो अली जफर साहब ने भी एक बार बार सवाल जो है वो उठा रहे थे, वो यही था कि वो बार बार ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं, वो महज एक कमीशन है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, उस हवाले से रेफरेंस नहीं भिजवा सकता। तो इस पर फिर हुकूमत अपना रोल प्ले करेगी अगर तो नाहली का रेफरेंस भिजवाना है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अली जफर साहब ये फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं, ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी फाइंडिंग्स होगी वो हुकूमत को रेफर की जाएगी फैसले के मुताबिक, और जो फैसला किया जाएगा उसमें मुमकिन है कि हुकूमत को डायरेक्शन दी जाए कि वो इस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो रेफरेंस भेज देंगे हुकूमत पाकिस्तान को। अब ये हुकूमत का काम है कि वो इस फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को नाअहली का जो तलवार है उन पर लटक रही है उस पर प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो काम था उन्होंने किया, उन्होंने प्रोसीडिंग की, दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुने, उसके बाद ये फैसला महफूज किया। अब जब कल 2 बजे ये फैसला सामने आएगा उसमें फैसले के बाद हुकूमत पर ये जिम्मेदारी और बार आयद होगा कि वो आगे किस तरह इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की रोशनी में वो क्या इकदाम उठाते हैं। अब ये सारी जो फैसले के बाद वजन होगा, जो दबाव होगा, वो हुकूमत पाकिस्तान पर होगा कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ इस फैसले की रोशनी में किस हद तक आगे जाते हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते भी हैं या नहीं। ठीक है, अब वो रेफरेंस हुकूमत आगे लेकर जाती है नहीं लेकर जाती है वो भी एक कल के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। अनवर साहब साथ ही रहेगा, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान ऐसा में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बनेगा। सर कहिएगा, कल इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस का जो है वो 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अभी तक, कि आपके पास क्या खबरें हैं, किस किस्म का फैसला आने वाला है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम डे वन से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अच्छा। और जिस रेफरेंस को वो लेके चल रहा है वो उसके इख्तियार में भी नहीं था, उसकी जुरिडिक्शन में भी नहीं आ रहा था कानूनी तौर पे। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं ये उनकी बी टीम है और इससे हमें तवक्कुआत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके फैसले हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं और अब भी ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगा जिनकी कोई हैसियत नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर चूंकि इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान की आवाम है वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पे नाअहल किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान को ये जो कोशिशें हैं ये अपनी सियासी कमर मजीद गहरी करेंगे और इससे इन्हें वो नुकसान होगा जो ये वो कहते हैं कि ये इनकी वापसी नहीं रहेगी सियासी तौर पे। ठीक है, नई साहब ये भी कहिएगा कि अब जिसमें कहा कि ये सब लोग चाह रहे हैं पीडीएम के टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, तो अगर लेट सपोज इमरान खान साहब अगर कल के केस में नाअहल हो जाते हैं, अगर इस किस्म का कोई फैसला आ जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? लॉन्ग मार्च की तरफ तो ऑलरेडी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने इसी महीने के अंदर लॉन्ग मार्च करना है, तो इसके अलावा अगर नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये एक ऐसा टॉर्नेडो होगा जो ये तमाम जो चीजें कर रहे हैं इससे एक ऐसी मैं समझता हूँ कि ये इंतशार की तरफ बढ़ाएंगे चीजों को जो इमरान खान नहीं चाह रहे। इमरान खान समझते हैं कि मुल्क के अंदर चूंकि पहले ही हालात इतने नाजुक हैं तो हम इसको स्मूथ तरीके के साथ चलें, लेकिन कभी जब दीवार के साथ लगाया जाते तो लाजमी बात है फिर मसाइल तो आते हैं और उसकी जिम्मेदारी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे आयद होगी।
इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च कर रही है? बिल्कुल कर रही है। उसके लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी तो कल हैं। और अच्छा, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तो कब तक एक्सपेक्टेड है ये लॉन्ग मार्च? खान की एक कॉल का कब दे रहे हैं कॉल, कब दे रहे हैं? कॉल देख लें ना कल क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कल का फैसला जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया, लेकिन उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर लॉन्ग मार्च में किसी भी तरफ से अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो मुदाखलत करेगी सुप्रीम कोर्ट भी, फिर उस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अगर लॉन्ग मार्च आए, अगर इस्लामाबाद में दाखिल हुए या डी चौक में दाखिल हुए तो सिचुएशन कैन बी वर्स्ट। पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम कभी भी मतलब देखें, हम अपनी आजादी तलब तो नहीं करवा सकते ना। ये हमारा अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हमें एक गिफ्ट दिया है, तो उसमें फिर जो हमारा जो कानून आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है कि हर शहरी जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ठीक है, जिस तरह से प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप लोगों ने F9 पार्क में ही बैठना है, तो उस हवाले से फिर क्या स्ट्रैटेजी है? अगर वहां बैठे रहेंगे तो हुकूमत को तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हर चीज हालात और वाकयात के मुताबिक चलती है। हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमने कहाँ बैठना है, किधर बैठना है, इंशाअल्लाह ताला इससे हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन फैसला जहाँ बैठने का वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब करेंगे। आज लेट्स सपोज क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब कॉल देंगे तो अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन अगर 10 लाख लोग भी F9 पार्क में बैठ जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते, फिर क्या फर्क पड़ेगा? ये जब आएंगे ना लोग तो बहुत कुछ पड़ेगा। ये तो आपका ख्याल है ना, जहां पाकिस्तान की आवाम अगर सड़कों पे हो, आपने देखा जब इमरान खान साहब डायरी अपनी बगल में लेके बाहर आए तो पूरा पाकिस्तान रोडों पे था। तो वो इमरान खान ने, चूंकि अभी एक वो कहते हैं हम एक सॉफ्ट इनकलाब चाहते हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते जिस तरफ ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमें लेके जाना चाहती है। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर हालात श्रीलंका जैसे ना हो, क्योंकि वहां तो उनकी आबादी बहुत कम थी। पाकिस्तान की आबादी तो 23 करोड़ है। अब जो भी सर्वे उठा के देख लें, आज 95 नहीं 98% लोगों की जो राय है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि हालात किस तरफ जा सकते हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने। ठीक है, तो नए साहब इस हवाले से भी कहेगा, जब 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तब ये कहा भी जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी सपोर्ट भी थी और उनको एक प्रॉपर प्लान उनके पास था। तो अब क्या कोई प्लान है, अब क्या कोई सपोर्ट है आपके साथ? सबसे पहले तो और जो इमदाद के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी इमदाद भी मिली थी, तो वो उस लिहाज से कोई सपोर्ट है आपके साथ? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें अल्लाह ताला की सपोर्ट हासिल है और इस पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट हासिल है। जब वो कहते हैं आवाज़े खल्क नकारा खुदा, तो इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती। बाकी ताकतें दुनियावी हैं। सबसे पहले आपके पास जो ताकत होनी चाहिए वो आपकी मॉरल अथॉरिटी है, आपकी सोच है, आपकी तहरीक है, जिसके बेस के ऊपर आप सफर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप पे सबसे पहले यकीन है कि हम सच पे खड़े हैं। जब बंदा सच पे खड़ा होता है तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता। ठीक है, पॉइंट टेकन। और इसके अलावा जो और किस्म की इमदादें आती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो गायबाना सपोर्ट की बात की जाती है, तो उस हवाले से क्या प्लान है? हम किसी बैकडोर चैनल पे यकीन नहीं रखते। अच्छा, हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर वो निजाम चाहते हैं जिसके लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब वैसे कल भी कह रहे थे कोई क्लैरिटी नहीं है। खान ने तो डिनाई कर दिया ना, इसके बाद क्या गुंजाइश है?
डिनाई कर दी है। तो यही है ना कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि एक उम्मीद है, ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। देखिए, शेख साहब का मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन, उनकी अपनी पार्टी है। क्योंकि सपोर्ट तो करते हैं। जो इमरान खान के साथ खान साहब कह रहे हैं, मैंने उसको देख रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं और जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम उस पर अपनी बहस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान न्याई साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अनवर साहब, आपसे पूछूंगी, अगर जिस तरह भी आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है न्याई साहब की, वो तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे खेलेगी, लॉन्ग मार्च भी करेगी और कल के फैसले पर डिपेंड कर रहा है कि कल का फैसला क्या आता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई जो है वो कॉल दी जाएगी लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो कहीं ना कहीं तासुर ये आ रहा है कि कल के डिसीजन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वेट कर रही है कि जो कल का डिसीजन होगा उसके ऊपर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। देखिए मारिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी हक है कि वो भी अपने जो सियासी पत्ते हैं अपने वक्त के साथ साथ सियासत चुने। और इस हवाले से देखें, इमरान खान साहब ने पहले ही इलेक्शन कमीशन को बहुत अपनी गुफ्तगू में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी और हम ये बारहा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब इसलिए ये सारी गुफ्तगू करते हैं कि उन्हें मालूम है कि तोशाखाना केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आया तो वो तो पहले से ही पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर चुके हैं। कि हम तो कहते थे कि इमरान खान साहब ये बात बारहा कहते थे, पब्लिक गैदरिंग में कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ बाइस फैसले कर रहा है। और आपने देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो भी इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ की तायद भी करती है और वो भी बारहा इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाती है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कल मुमकिन उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो उसके बारे में अवाम से रुजू करेंगे और बताएंगे अवाम को कि हमने तो ये पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बाइस है और हमारे खिलाफ फैसला करेगा। तो इससे उनको सियासी फायदा ये होगा कि वो लोग जो मोमेंटम बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब, वो मोमेंटम बना पाएंगे और उसके बाद वो लॉन्ग मार्च की डेट जरूर देंगे अगर उनके खिलाफ फैसला आया और वो पब्लिक में जाएंगे और बताएंगे कि देखिए, मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन हुकूमत का साथ दे रहा है। ये इल्जाम तो वो पहले ही इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे थे। इससे उन्होंने सियासी फायदा हासिल करना मकसूद है और वो इससे सियासी फायदा भी हासिल कर रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब से इस बयानिए को बाय कर रहे हैं और वो इस पर यकीन भी रखते हैं कि उनके लीडर को ये तमाम हुक्मरान जो हैं, इदारे जो हैं, नाअहल करना चाहते हैं और उन्हें किसी सूरत भी दोबारा इक़्तिदार में नहीं लाना चाहते और इसके लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ठीक है, रुकावटें पैदा हो रही है, लेकिन बहरहाल अब कल देखना ये है अनवर साहब कि कल का फैसला क्या आता है, क्योंकि उस फैसले के ऊपर इस वक्त हुकूमत को भी उम्मीद है, हुकूमत की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी इस ऊपर डिपेंड करी है। खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी क्या स्ट्रैटेजी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा और इस फैसले के ऊपर रद्द अमल क्या होगा, वो भी कल के फैसले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इसी गुफ्तगू के ऊपर तज्जिया भी लेंगे ज़ेगम खान साहब से कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। प्लस हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब जो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के ऊपर परेशान है और कुछ अहम फैसले भी नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर चलने से पहले हम बात करते जो कल का तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आने वाला है, उस पर बहुत लोगों की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर अड़ी हैं, हुकूमत की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेल्फ। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं ज़ेगम खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर कल जो है 2 बजे फैसला तो सुनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि कल का जो फैसला सामने आने वाला है वो जो भी होता है, लेकिन उसके बाद अगर तो इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या करेगी? क्योंकि भी हमारे साथ मौजूद थे अमजद खान न्याई साहब, वो ये कहते हैं कि कल का फैसला जो है वो डिसाइड करेगा लॉन्ग मार्च कब करना है, कैसे करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है वो कल का फैसला डिसाइड करेगा। आर्या साहबा, एक तो ये ज़हन में रखिए कि कल जो है वो तोशाखाना का जो केस है उसका एक तरह से पहला स्टेप या पहला फैसला होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के पास
इस बात का चॉइस मौजूद है और कि वो आला अदालतों में जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकती हैं और आला अदालतें स्टे भी दे सकती हैं। ये मामला एक तो क्लियर बात है, आगे जाएगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं और जितने भी वो केसेस फेस कर रहे हैं उसमें ये सबसे खतरनाक केस है और इमरान खान को भी ये मालूम है और पीटीआई को भी ये मालूम। कानूनी लिहाज से ये खतरनाक तरीन केस है कि उनके सियासी कैरियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। उसकी वजह जो है वो है इस केस का पैरेलल नवाज शरीफ की नाअहलियत के केस से। आप जरा ये समझिए कि नवाज शरीफ साहब को क्यों नाअहल किया गया। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, देखिए हर जो एमएनए है उसको इलेक्शन से पहले यानी अपने जिस वक्त वो कैंडिडेट बनता है और दूसरा हर साल उसको एक स्टेटमेंट जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन को, जिसको स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज कहते हैं कि मेरे पास क्या सरमाया है और क्या मैंने देना है, ये चीज होती है। अब नवाज शरीफ साहब ने उस स्टेटमेंट में उस आमदनी का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने वसूल नहीं की थी और वसूल करनी थी। अदालत ने कहा कि ये आपका असेट था, क्योंकि ये आपको आना था, आपने नहीं लिया तो अलग बात है। आपने क्योंकि इसका जिक्र नहीं किया तो इसलिए आप सादिक और अमीन नहीं रहे और 62(1)(f) के तहत आप नाअहल होते हैं। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब के केस पर चले आइए। इमरान खान साहब जो हर साल बतौर एमएनए और उस वक्त वो वजीर आजम भी थे अपना स्टेटमेंट जमा कराते रहे, उसमें जो वजारत उज़्मा के पहले 2 साल हैं उसमें उन्होंने उस पैसे का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने तोशा खाना से लिए गए तहफ़ थे उनको बेचकर जो उनको पैसे मिले थे। यानी वही अदारा है जिसको स्टेटमेंट देनी है और बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी एक है जिसमें उन्होंने भी गलत बयानी की और मुसलसल 2 साल की। अब ये बहुत ही मुश्किल है इन अदारों के लिए कि 2 मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल करें। खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है कि वो प्रेसिडेंट जो मुल्क की आला तरीन अदालत ने सेट वो तमाम नीचे की अदालतों पर लाजिम हो जाता है। इलेक्शन कमीशन भी एक लिहाज से अदालत है, अदालती इख्तियारात रखती है। तो इलेक्शन कमीशन भी जब अपने अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करती है तो उसके लिए भी लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उनकी रोशनी में वो अपना फैसला दे। अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ केस कर देता है और फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि जिस बुनियाद पर वो खुद एक फैसला दे चुकी है, क्या उस बुनियाद की उस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ जाते हुए इमरान खान साहब को रिलीफ देगी। अब यही वो मसला था जो मेरी नज़र में जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को बंदूक की नशिस्त पर रखा हुआ था, जैसे वो कहा करते हैं, और वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे थे कि इसका फैसला ना आए। यानी इलेक्शन कमीशन से जो उनके बहुत सारे खदशात और मसाइल थे उसमें एक मसला ये भी था। अब कल अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो जाहिर है उससे उनके वजीर आजम के बनने के रास्ते मजदूद होने का एक सिलसिला शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी पीटीआई की, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े मुजाहरे करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेंगे? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ चुका होगा ना, आप मुजाहरे करके इलेक्शन कमीशन को तो उसके बाद दबाव में नहीं डाल सकते। उसके बाद तो मामला है अपीलेट कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जगह तो खान साहब भी आपने एक जो पॉइंट उठाया कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तरह से अदालत है और अपने अदालती इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अली जफर साहब जो बार बार एक सवाल उठा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन महज एक कमीशन है, उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो 62(1)(f) के तहत जो है वो कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो अरकान की ईमानदारी के ऊपर जो है वो उसका तयन करे। तो आपको लगता है कल का इमरान खान साहब के केस के ऊपर जो भी एक फैसला सामने आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद इमरान खान साहब के पास फिर भी एक मार्जिन होगा कि वो आला अदालत की तरफ मूव करे और वहां पर जाकर आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको उस तरीके से लेकर चलेंगे, क्योंकि हुकूमत भी उसके बाद ही रेफरेंस लेकर जाएगी। देखिए मारिया साहिबा, आप वो जो कह रहे हैं वो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन जाहिर है वो एक साइड की अपनी साइड की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बात पर तो तनाज़ा ही नहीं है, आला अदालतों में तनाज़ा ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। इस वक्त भी जो फैसल वार्डा का केस चल रहा है
उसमें बात ये हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है या नहीं कर सकता। अदालत में ये बात नहीं हो रही कि वो नाअहल करने का अख्तियार ही नहीं रखता। बिल्कुल। सिर्फ ये बात हो रही है और आला अदालतों में ये दलील पेश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक दफा तो नाअहल कर सकता है और एक दफा का एक टर्म तो हो जाएगी, लेकिन वो मुस्तकिल नाअहल नहीं कर सकता। तो जो अथॉरिटी है, जो जुडिशल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की, वो कवानीन में बहुत ही वाज़ेह तौर पे डिफाइंड है। और बिल्कुल जहां तक अपील की बात है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी अदालत है या अदालती अख्तियारात रखने वाले लोग हैं, उन तमाम को सुप्रीम कोर्ट में अख्तियार होता है, हक होता है अपील का। अगर कोई नीचे की अदालत है तो वो पहले हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसके खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में नहीं करते बल्कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल इमरान खान साहब के सामने खुली होगी। ठीक है ज़ैकम खान साहब, अगर कल का जब ये फैसला आता है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च भी करना है, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? वैसे मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस फैसले से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। या अगर इमरान खान साहब नाअहल भी कर दिए जाते हैं और वो वज़ीर आज़म बनने के काबिल भी नहीं रहते और उनसे पार्टी की सदारत भी छीन ली जाती है जैसे नवाज शरीफ साहब से की गई, तो इससे भी जो उनकी पार्टी में हैसियत है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या पार्टी की मकबूलियत पर फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि वो बतौर वज़ीर आज़म पार्टी को और हुकूमत को नहीं चलाएंगे, बल्कि बतौर कायद जो हैं वो हुकूमत और पार्टी की चलाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने तो कोई ओहदा लिया ही नहीं, लेकिन आपको मालूम है जो MQM है वो अपने दौर में बहुत पॉपुलर भी रही, कराची में हुकूमत भी करती रही, और उन तमाम पे जो कंट्रोल था वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का हुआ। अल्ताफ़ हुसैन के साथ एक और एग्जांपल हमारे सामने नवाज शरीफ साहब की भी है कि जिस तरह से वो भी एज अ कायद अपनी पार्टी को चला रहे हैं। इसी के साथ मैं आगे मूव करूंगी। ज़ैकम खान साहब, हमारे साथ अनवर रज़ा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद जो नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ बड़े बड़े फैसले किए हैं, अनवर साहब इस हवाले से अपडेट शेयर कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, किस तरह से पार्टी को आगे लेकर चलना है, या अगर नेक्स्ट आम इंतखाबात आने हैं उस हवाले से क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब? इससे फिर मैं ज़ैकम खान साहब से तज्जिया भी लूंगी। बिल्कुल मारिया, नवाज शरीफ साहब ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के हवाले से जो महंगाई और माशी सूरत है उसको तो अपनी जगह पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो मुनज़्ज़म एक तरीकाकार था वो वज़ा नहीं हो सका और उस पर खासा नवाज शरीफ साहब परेशान हैं। और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे कि हुकूमती ओहदों को पार्टी के ओहदों से अलग किया जाए। शायद वो समझते हैं कि जो पार्टी के ओहदे हैं उनको अलग करने से पार्टी ज्यादा मुनज़्ज़म होगी, तंजीम साजी की जाएगी और लोगों के जो गिले शिकवे हैं उनको जो पार्टी के ओहदेदारान होंगे वो एड्रेस भी कर सकेंगे और वो डायरेक्शन भी दे सकेंगे हुकूमत को कि वो अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके मसाइल को हल करें और पार्टी को मुनज़्ज़म करें। वो दो तरीकों से पार्टी को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं ताकि आइंदा आम इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है वो कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि महंगाई और जो मौजूदा माशी सूरत हाल है इसके नतीजे में आम ज़िमनी इंतखाबात में जो रिजल्ट सामने आया है उससे खासे गैर मुतमिन दिखाई दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा। और इस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब तंजीम साजी भी करेंगे और पार्टी में मरियम नवाज साहिबा को हुकूमत से अलग वो एक ओहदा कोई अहम देंगे और उसको मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी ताकि पार्टी का हुकूमती जो असर है वो अलग से हो, जो हुकूमती मामलात है वो गुजरा और शहबाज शरीफ साहब चला सके और पार्टी को मजबूत करने के लिए मरियम नवाज साहिबा, परवेज रशीद साहब और इस तरह के जो लोग हैं उनको आगे लाया जा सके। ये नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी जमात के लोगों को मजीद मेहनत के लिए भी कह रहे हैं और अवाम में दोबारा निकलने की बात भी कर रहे हैं। और मुमकिन है कि दिसंबर में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से वो पार्टी के लोगों को भी कह चुके हैं कि वो एक मोमेंटम कायम करें और एक मोमेंटम कायम करने से नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पर आएंगे तो वो खुद को सबसे पहले तो अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे और फिर उनके जो केसेस हैं उनका फैसला होगा और उसके बाद ही फिर वो आइंदा आम इंतखाबात में अपनी पार्टी को लीड कर सकेंगे। क्योंकि ये बात तो तय है, ज़िमनी इंतखाबात में भी सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब का
वोट बैंक है, लेकिन उसको भी खासा दर्द पहुंचाया गया है इमरान खान साहब का। ठीक है, तो ज़िमनी हालिया बयानिया इंतखाबात के था। ऊपर ही ज़िकम खान साहब से कमेंट लेते हैं। सर, कहिएगा कितना बड़ा सेटबैक है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह से शिकस्त उनको होना, चूँकि इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से देखा ये गया है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में जो है वो काफ़ी, उनका ग्राफ भी ऊपर गया है। जैसा अभी अनवर रज़ा साहब कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब का इटसेल्फ तो वोट है, लेकिन वो इस वक्त चूँकि बाहर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर हैं, चीज़ें मुख्तलिफ चल रही हैं। एक दफ़ा प्रोग्राम में पहले भी आपने बात की थी कि क्राउड पुलर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज साहिबा हैं, तो इस हवाले से कितना बड़ा सेटबैक है नवाज शरीफ साहब का यहाँ ना होना और फिर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हासिल होना? मरियम साहिबा, जो ये शिकस्त है मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आई है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, एएनपी के लिए भी एक बड़ी हद तक, लेकिन मुस्लिम लीग क्योंकि सबसे बड़ी जमात है पीडीएम की और कोलिशन, बड़ी कोलिशन पार्टनर है उसके लिए। उसमें आप ये फैक्ट देखिए कि जब 20 हलकों के, पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो वोट का डिफरेंस था दो पार्टियों का, मुस्लिम लीग नवाज का और पीटीआई का, वो कोई 8% था। और अभी जिन हलकों पर मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई का मुकाबला हुआ है, तो दोबारा कोई 7.5% फर्क नजर आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम सब ये देख रहे थे कि ये अचानक जो ट्रेंड तब्दीली हुआ है और एकदम से मकबूलियत मिली है इमरान खान साहब को हुकूमत से निकलने के बाद, तो क्या ये सिर्फ वक्ती उबाल है, लोग किसी एक चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, या ये ज़्यादा एक ऐसा ट्रेंड है जो देर पा है? इस इलेक्शन ये दिखाया है कि ये ट्रेंड देर पा है और ये जो पब्लिक ओपिनियन में शिफ्ट आया है, ये ऐसा नहीं है जो आसानी से ओवरनाइट अब तब्दील हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक जो बात अनवर रज़ा साहब बता रहे हैं ये बहुत ही अहम है, आमतौर पर इसको मुस्लिम लीग के लोग मानने को तैयार नहीं होते। हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के लोग ये कहते हैं कि ये जो महंगाई है और वो फैसले जो उनको करने पड़े, अनपॉपुलर फैसले जो पाकिस्तान के लिए करना पड़े, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को उन फैसलों की ज़रूरत थी, उसकी कीमत हमने सियासी तौर पर दी है, इसकी कोई और वजह नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है बात कि पार्टी के जो अपने मामलात हैं, पार्टी का जो अपना क्राइसिस है, वो भी इस गैर मकबूलियत की और इमरान खान साहब के सामने नाकामियों की बहुत बड़ी वजह है। मसला सिर्फ मकबूलियत का नहीं है, बल्कि अगर देखें कि इमरान खान स्ट्रेटजी के टर्म में भी इन पार्टियों से जो गुर्गे बारादीद हैं, इतने अरसे से सियासत में हैं, आधी सदी से ये लोग सियासत में हैं, इमरान खान उनसे आगे हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से इमरान खान ने खुद कैंडिडेट बन के जो पूरा प्लान था इन 11 हलकों का, उसको ट्रम्प कर दिया। देखिए, शतरंज का तो खिलाड़ी अच्छा वो होता है जो अगली मूव को देख रहा होता है और पहले से सोचता है कि अगर मैं ये मूव चल रहा हूं तो जो मेरा मद्दे मुकाबिल है इसके जवाब में कौन सी मूव चल सकता है। तो ये लोग जो जरदारी साहब को तो पीपल्स पार्टी, हमें सुन सुन के हमारे कान पक गए कि उन जैसा शतरंज का खिलाड़ी को दुनिया में नहीं है। वो किस तरीके से इमरान खान जैसे बंदे को, जिनकी सादगी और मासूमियत और आईक्यू के बारे में क्या कुछ बात कही जाती है, वो किस तरीके से उनकी अगली मूव को और उसके मूव के नतीजे में जो होना था उसको मुकम्मल तौर पे फोर्सी नहीं कर सके। अब अगर मुझे आप इजाज़त दें कि पार्टी का जो इंटरनल क्राइसिस है, देखिए उसमें एक चीज़, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस बात का ताल्लुक है इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो अनवर रज़ा साहब ने जिसके बारे में हमें बताया, देखिए ये जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं इनका एक क्राइसिस ये है, 4 बड़ी पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, ये सक्सेशन के मरहले से गुजर रही हैं। यानी ये तमाम हमें पता है डायनेस्टिक पार्टियां हैं खैर से, और इक़्तिदार और ओहदे ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करने के मरहले में है। अब आपने भी तारीख का मुताला किया होगा कि दुनिया भर की तारीख में, बादशाहतों की तारीख में सबसे मुश्किल मरहला ये होता है, और ये वो मरहला है जिसको आके दुनिया में जमहूरियत ने हल किया। वरना हमेशा इस मरहले पर खूरेजी होती थी कि जब इक़्तिदार और ओहदे एक से दूसरे की तरफ जाते थे तो झगड़े हुआ करते थे। अब ये घर का मसला है, लेकिन मसले फिर भी हैं। अब हुआ क्या कि नवाज शरीफ एक लिहाज से डिसअपियर हो गए, तो उनकी किसी ने जगह लेनी थी, उम्र की वजह से भी किसी ने जगह लेनी है। और मुस्लिम लीग नवाज में जो हल निकला वो बड़ा अजीबो गरीब है कि आले सऊद की तरह जो सक्सेशन है वो छोटे भाई की तरफ चली गई। अब पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है
कि जो सक्सेसर है वो छोटा भाई बन जाए। ये सऊदी अरब में भी होता है, और सऊदी अरब में भी आप देख रही हैं कि वो अब नाकाम हो गया है। सऊदी बादशाह भी कहता है कि नहीं, अब भाई को ओहदा नहीं मिलेगा, अब बेटे को मिलेगा। जबकि जो मकबूलियत थी वो मरियम नवाज के पास थी। जो एक कैरिज्मा था नवाज शरीफ साहब का, वो मरियम नवाज ले चुकी थी। उनके जलसों और मोबिलाइजेशन की वजह से इमरान खान साहब के 4 साल में 24 बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज ने जीते। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मोबिलाइज किया था। लेकिन जब हुकूमत बनी तो मरियम के पास ना पार्टी, ना मरियम के पास ओहदा, ना वजारत उज़्मा, ना वजारत आला। उस वक्त वो ओहदा ज़ाहिर है नहीं ले सकती थी फैसलों की वजह से, लेकिन पार्टी का ओहदा तो वो ले सकती थी। और वो चीज़ है जिसको अब नवाज शरीफ शायद करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जमहूरी असूल का सहारा कह रहे लेके हैं कि अबूरी सेटअप में मरियम नवाज साहिबा के साथ जो पार्टी का अहम रहनुमा उन पर मुश्तमिल जो है वो टीम में बनाई जाएगी, और मरियम नवाज साहिबा को काफ़ी अहम जो फैसला साजी होगी उसमें भी वो अपना किरदार अदा कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ेख़म खान साहब मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं जो बैकडोर राब्ते हैं उसके हवाले से क्या सोच रही है मुस्लिम लीग नून, और उसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने ये कहा है कि MNA दोबारा कौमी असम्बली की सीट नहीं लड़ सकता। तो इमरान खान साहब जब सीट लड़ रहे थे तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था, सीट के ऊपर जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था, उससे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी जो इमरान खान साहब के खिलाफ बाज़ाब्ता जो इखलाक की खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर केस की समाअत की, जिस केस के अंदर समाअत के दौरान उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। वो ये कह रहे हैं कि MNA दोबारा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ कैसे सकता है। अनवर ऐसा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कहिएगा कि जब ये प्रोसेस हो रहा था, इमरान खान साहब जब कागजात जमा हो रहे थे और प्रॉपर सारा एक प्रोसेस चल रहा था, तब क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चला कि इमरान खान साहब ऑलरेडी कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर है और वो दोबारा से 6 सीटों के ऊपर इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं? देखिए मारिया, कोई भी आईनी और कानूनी रास्ता ऐसा नहीं कि जो किसी भी सियासतदान को इलेक्शन लड़ने से रोके। वो 2 मरतबा लड़े या 3 मरतबा। देखिए, इमरान खान साहब पहले भी जीते थे, अब भी जीत के ज़मीनी इंतखाबात में वो सामने आए हैं। हालांकि लोगों को ये मालूम था कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे, इसके बावजूद वो कामयाब भी हुए हैं 6 नशिस्तों पर 7 में से, और इसके अलावा उनका वोट बैंक भी बढ़ा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत उनके रेजिग्नेशन को, इस्तीफों को मंजूर करती है तो फिर उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन को भेजे ताकि वो उन्हें डी नोटिफाई करें। ये बात तो नहीं कि आप किसी को किसी भी पोलिटिकली अगर आप इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना चाहते हैं तो फिर आपको आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो कोई भी सख्त आइन में ये प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप उनको रोक सकें। लिहाजा ये पॉलिटिकल बात तो हो सकती है, लेकिन आइन और कानून में इसकी कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं। ठीक है तो नज़र साहब, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद और 25 जो है वो इस्तीफे मंजूर होने की जो है वो उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। तो अगर वो भी सीट्स खाली हो जाती हैं तो दोबारा से अगर इमरान खान साहब खड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए, इसी बात के तनाजुर में शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात भी सामने आई है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो हैं वो जनूबी पंजाब से, बेखुसूस शाह महमूद कुरैशी और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोगों के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत होगी और उस मुशावरत के नतीजे में फैसला मुतवक्के है, तब जाके ये 25 के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। ये नहीं कहा, इस पर अभी ठीक है। पॉइंट टेकन साहब, वक्त की कमी है, वक्त खत्म हो चुका है। अब देखना यही है इफ़े अगर मंजूर हो जाते तो उस पर मंडे को इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात भी करेंगे। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।